हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6 और 7 कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 8 का ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है। आज है यूनिट 3 ऑफ पॉलिटी, चैप्टर 4 जुडिशियरी। ठीक है, तो इसमें हम सब जानेंगे कि जुडिशियरी में जो हमारे कंट्री का जुडिशियरी है वो किस हिसाब से है। ठीक है, तो इस चैप्टर में ना हम सब पढ़ेंगे कि जुडिशियरी के बारे में, कि जुडिशियरी कौन कौन से वर्क परफॉर्म करता है। इंडियन कोर्ट का जो जुडिशियरी है, और टू इन्फोर्स द लॉज वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम। और जुडिशियरी का मतलब क्या होता है, कोई भी लॉ को अगर इन्फोर्स करना होता है तो हम सबको जुडिशियल सिस्टम का जरूरत होता है। ठीक है, और फिर ये ना कंसिस्ट करता है मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट दैट अ सिटीजन कैन अप्रोच विद अ लॉ इज वायलेटेड व्हेन अ लॉ इज वायलेटेड। तो इसमें क्या होता है, ये कोर्ट का मैकेनिज्म फॉलो करता है। अगर किसी भी पर्सन को लगता है कि उनका कोई भी तरीके से उनका सिटीजन का ना कोई भी चीज अगर हनन किया जा रहा है, उसके कोई भी चीज को अगर छीना जा रहा है, तो वो उस लॉ के वायलेशन के लिए कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अब जुडिशियरी क्या होता है, ये ना एक ऐसा ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का जिसमें ना द जुडिशियरी प्लेज अ क्रिमिनल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। Crucial role, sorry, it can plays the role only because it is independent। और ये ना जुडिशियरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन सिस्टम में ना। जुडिशियरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है क्योंकि ना वो इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ना वो इस टाइप का इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग कर पाता है इंडियन सिस्टम में। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है जुडिशियरी का रोल क्या है। तो जुडिशियरी ना, आप तो जुडिशियरी के बारे में जानोगे तो जुडिशियरी का काम अब इसमें बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लार्ज इश्यूज को वो चेक करता है। ठीक है, बहुत सारा जो इश्यूज होता है रिलेटेड, क्रिमिनल रिलेटेड भी होता है, सिविल रिलेटेड भी होता है। तो सबसे पहला काम क्या है उसका, मेन फंक्शनिंग क्या है, रोल क्या है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। जुडिशियरी क्या करता है, डिस्प्यूट खत्म करता है। जुडिशियल ना क्या करता है, या तो सिटीजन या गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, स्टेट या स्टेट के बीच में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर सिटीजन और फिर सिटीजन के बीच में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर सेंटर या स्टेट के बीच में प्रॉब्लम हो, तो ये किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो किसी के बीच में, तो उसको गवर्नमेंट उसको रिजॉल्व करता है। फिर जुडिशियल रिव्यू ये ना फाइनल इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। जुडिशियरी ये बताता है कि पर्टिकुलरली लॉ जो पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है, इसमें क्या वायलेशन है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो ये जुडिशियल रिव्यू करता है पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉज का। ठीक है, फिर अपहोल्डिंग द लॉज एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। और लॉ को अपहोल्ड करना और इन्फोर्स करना फंडामेंटल राइट। अगर किसी को भी लगता है कि उनका फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ना जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को लेके, कि ना मतलब मेरा फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है। व्हाट वाज अब एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी क्या होता है, ये ना इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि कोर्ट ना बहुत, व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अब इंडिपेंडेंट जुडिशियरी क्या होता है, ये ना इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब होता है कि कोर्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर। इसमें ये चीज होता है कि ना कोर्ट ऐसा कोर्ट मतलब कि इस हिसाब से अपना काम परफॉर्म करता है कि कोई भी ना मिसयूज ना कर सके अपने पावर का, चाहे वो लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो, वो सब पे चेक एंड बैलेंस बना के रखता है। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर। और इसी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। It means that the courts are not under the government and do not act on their behalf। तो इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट ना गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करता और ना ही उसके बिहाफ में कोई काम करेगा। ठीक है, अब देखो अपॉइंटमेंट और रिमूवल किस हिसाब से होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो इसका अपॉइंटमेंट और रिमूवल जो होता है ना इसका, वो सेपरेशन टू वर्क वेल। इट ऑल्सो क्रूशियल दैट ऑल जजेस, और जो क्या कहता है ना, ये भी ना लेजिस्लेटिव ब्रांच से, गवर्नमेंट ब्रांच के इंटरफेयर से ना पूरा दूर है। तो इसीलिए भी ना जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें कोई भी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता। कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही, खुद जज के द्वारा ही, जज में ना जज का चुनाव होता है। तो इसलिए वो ना गवर्नमेंट से पूरी तरीके से दूर है। तो वो ना गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस करना, उनके अगर कुछ गलत हो रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई गलत लॉ बनाया गया है, तो उसको अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करना और जनता की भलाई के लिए सोचने में जुडिशियरी इसीलिए इंडिपेंडेंट है। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। अब देखो कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में। ठीक है, तो ना
जो क्या कहता है जो कोर्ट है वो ना स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट है, ठीक है। कंट्री में सबसे पहले ना सब ऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मतलब जो सबसे नीचे स्तर पे है, ठीक है। तो वो है, तो वो ना कोर्ट क्या कहता है, ये डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पे होते हैं टाउन में, और हेयर मैनी काइंड्स ऑफ केसेस एंड पास जजमेंट। इसमें ना बहुत ज्यादा वो केस को सुनते हैं, मतलब कि हर तरीके का जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी मैटर होते हैं उनके केस को सुनते हैं और उस पर जजमेंट पास करते हैं। उसके बाद होता है हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट क्या होते हैं, हाई कोर्ट में ना कि हाई कोर्ट फर्स्ट स्टेबलाइज किए गए थे प्रेसिडेंसीज में, जैसे कि कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में 1862 में, और फिर हाई कोर्ट दिल्ली में आया 1966 में। पंजाब और हरियाणा ना एक ही से हाई कोर्ट शेयर करता है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। और 4 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, उसके लिए भी एक कॉमन हाई कोर्ट है जो कि गुवाहाटी में है। आंध्र प्रदेश अमरावती और तेलंगाना का हैदराबाद है, सेपरेट हाई कोर्ट है 1 जनवरी 2019 से, ठीक है। उसके बाद ना देखो अब क्या है कि ना ये जो है कोर्ट का स्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट का स्टेब्लिशमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का ना स्टेब्लिशमेंट हुआ 20 जनवरी, ठीक है, 20 जनवरी को, और 1950 को, जिस दिन ना इंडिया रिपब्लिक हुआ था। वी ना रिच एंड पावरफुल पीपुल in India. Also, we have rich and powerful India. India trying to influence the judicial power. The Indian Constitution protects against the kind of situation by providing for the independence of judiciary. यहाँ पे ना इंडिया में बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल पर्सन है, पर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना जुडिशियरी को इंडिपेंडेंस बनाता है, जिससे ना वो किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। जैसे कि फेडरल कोर्ट होता है 1937 से 1949 में, इट वाज अर्लियर लोकेटेड इन द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन द पार्लियामेंट हाउस, और ये ना प्रिंसेस के चैम्बर में लोकेट था पार्लियामेंट हाउस में। इट मूव टू इट्स प्रेजेंट बिल्डिंग ऑन मथुरा रोड इन न्यू दिल्ली इन 1958, और फिर ये 1958 में मथुरा रोड से न्यू दिल्ली आ गया, ठीक है। ऑल्सो वी ऑफ्टेन हेयर ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन इंडिया ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस जुडिशियल प्रोसेस, पर वो ना ये सब चीज से दूर है, क्योंकि जुडिशियल को ना ब्लॉक वर्क ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इट गिव्स लाइफ टू द वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स हैं उनको लाइफ देता है जुडिशियरी ही, क्योंकि वो सब चीज को, जितने भी चीज लिखे हुए हैं कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करता है, और वो किसी भी तरीके से किसी भी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, जिस वजह से भी ना जुडिशियरी इंडिपेंडेंस है। और फिर अच्छे तरीके से कानून के खिलाफ, मतलब कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ गवर्नमेंट गलत करते हैं तो उनके खिलाफ चेक एंड बैलेंस करता है, ठीक है। डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 1958 में अपीलेट है, इसमें appellate against the acquisition of Lakshman and 2 members of his family. The Supreme Court heard the argument of the lawyers and raised a decision that was different from all the of high courts. अब लक्ष्मण का कोर्ट इन 1985 में सुप्रीम कोर्ट सुने थे, जो ना सभी हाई कोर्ट के फैसले से अलग था। इसमें ना लक्ष्मण और उसकी मदर को गिल्टी प्रूव किए थे, और एक्विटेड द ब्रदर इन लॉ सुभाष बिकॉज दे डिड नॉट इनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड टू सेंड एक्यूज टू प्रिजन फॉर लाइफ, और सुप्रीम कोर्ट जो एक्यूज थे उसको प्रिजन फॉर लाइफ भेजे, ठीक है। देखो व्हाट आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। अब डिफरेंट ब्रांच क्या होते हैं लीगल सिस्टम के, तो जो कोर्ट होता है उसके डिफरेंट ब्रांचेस भी होते हैं, ठीक है। सिविल, जो कि ना सिविल लॉज होते हैं, आप पढ़े होंगे सिविल लॉ जो पास किया गया था 2006 में, उसमें प्रोटेक्ट किया गया था वुमेन्स को डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ। तो सिविल भी होता है, कुछ क्रिमिनल भी होता है, समझ में आया, ठीक है। तो हम सब जो सिविल के बारे में पढ़ चुके हैं, सिविल और क्रिमिनल दोनों होता है। देखो क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज क्या होता है, ये ना डील करता है कि वो सब एक्टिविटीज और क्रिमिनल एक्टिविटीज को लेके, ठीक है, जैसे कि हरास करना, थेफ्ट करना, फिर डॉरी मर्डर, ये सब चीज को। और ये करता है राइट ऑफ इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्टेट ऑफ लैंड, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट मैटर्स, डाइवोर्स केसेस इटीसी। तो ये ना मतलब कि जो मारपीट के हिसाब से होता है, और ये लैंड का या फिर रेंट का, डाइवोर्स का, इस सब को लेके सुनता है, ठीक है। It usually begins with the lodging of FIR, first information reports with the police who investigate the crime after which a case filed in the court. तो इसमें क्या होता है, जैसे कोर्ट में केस फाइल होता है तो उसमें ना ये FIR किया जाता है, उसके बाद केस ना कोर्ट में फाइल होता है, और इसमें ना पुलिस इसका तहकीकात करते हैं। उसके बाद फिर इसमें पेटिशन दिया जाता है रेजिडेंट पार्टी के द्वारा, और फिर ना रेंट मैटर आइदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट, और इसमें कोई एक भी फाइल कर सकता है, ठीक है।
इफ फाउंड गिल्टी द अक्यूज्ड कैन बी सेंट जेल और ऑल्सो फाइन। और इसमें अगर गिल्टी फाउंड हो जाएंगे आप सब क्रिमिनल केस में तो आपको जेल भी भेजा सकता है और फाइन भी लगेगा। और इसमें ना स्पेसिफिक रिलीफ किया जाता है, जैसे कि केस अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के है तो उसको ना वैकेटेट किया जाता है या पेंडिंग रेंट को भी पेड किया जाता है। ठीक है, इसमें यही होता है, इसमें कुछ ज्यादा खास सजा नहीं मिलता सिविल लॉज में। डज एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट्स? अब क्या हर एक के पास एक्सेस है कोर्ट का? इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन कंट्री एंड हैव अ राइट टू सीक जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स। और अगर प्रिंसिपल के हिसाब से देखा जाए तो सभी पर्सन जितने भी हैं इंडिया के उन सभी को हक है कि वो ना राइट कोर्ट जा सके और अपना जस्टिस के लिए कोर्ट को कोर्ट के साथ अपील कर सके। बट रियल सिनेरियो क्या है? ठीक है, जैसे कि कोर्ट अवेलेबल होता है फॉर ऑल, एक्सेस टू कोर्ट हैव ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया। ये चीज सिर्फ बोला गया है कि ना हाँ है कि सबके लिए है कोर्ट, पर ना जो पुअर है इंडिया में उसके लिए ना कोर्ट एक्सेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम। और उसके बाद ना इसमें ना बहुत ज्यादा लीगल प्रोसीड्यूर होता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, पेपर वर्क भी बहुत ज्यादा होते हैं और इसके मतलब इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, for a poor person who cannot read and whose family depend on a daily wage, the idea of going to court get justice often seems remote। तो और अगर आप एक पुअर पर्सन को सोचिए जिसके पास ना ही ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाए, उसके पास ना ही इतना पैसा हो, बहुत ज्यादा पैसा नहीं हो, डेली वेज पे हर दिन कमाता हो, हर दिन खाता हो, वो उस टाइप का हो, तो उसके पास कोर्ट जाने का जो काम होता है, कोर्ट जाना और उसके बाद जस्टिस के लिए इतना घूमना फिरना, वो सब चीज उससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जस्टिस उसके लिए नहीं हो पाएगा। इंक्रीजिंग एक्सेस टू जस्टिस, तो अब क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए कि तभी सबको जस्टिस मिल सके। तो इसलिए ना सुप्रीम कोर्ट 1980 में ना मैकेनिज्म स्टार्ट किए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। ठीक है, PIL स्टार्ट किए जिससे ना इंक्रीज हो सके सभी को एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, इट अलाउ एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट आर वायलेटेड। तो इसमें क्या होता है कि ना PIL में ना ऐसा नहीं है कि जो गरीब है जिसके साथ गलत हो रहा है वही जाके PIL मतलब अपना कोर्ट रजिस्टर करेंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। इसमें क्या होगा कि कोई भी थर्ड पर्सन अगर देख रहा है कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो अगर पैसा वाला है या वो चाहता है कि वो जनता का भलाई कर सके तो वो उसके बिहाफ पे जाके ना वहाँ पे बता सकता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है और बोल सकता है कि उसका राइट ना वायलेट हो रहा है। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ सिक्योरिंग जस्टिस थ्रू PIL। अब देखो PIL के जस्टिस कैसे कैसे किया गया है। रेस्क्यूइंग बोर्न लेबरर, देखो रेस्क्यूइंग बोर्न लेबरर फ्रॉम इन ह्यूमन वर्क कंडीशन, तो इसमें ना रेस्क्यू किया गया। PIL से ना बहुत सारा काम भी हुआ है। तो PIL से क्या क्या हुआ है? पहले ना बॉन्ड लेबर जो थे इन ह्यूमन वर्क कंडीशन में रहते थे उनको बचाया गया है, सिक्योर किया गया है रिलीज प्रिजनर को बिहार में हु हैड बीन कीप्ड इन जेल इवन आफ्टर देयर पनिशमेंट टर्म वाज कंप्लीट। और बिहार में जो प्रिजनर सब थे जिनका मतलब कि जो उनका जेल टर्म था वो कंप्लीट होने के बाद भी वो वहाँ पे थे तो उनको भी सिक्योर किया गया है। प्रोविजन ऑफ मिड डे मील इन स्कूल, और मिड डे मील का जो स्कूल में प्रोविजन था वो उसको लेके भी PIL हुआ है। ठीक है, ओल्गा टेलिस जजमेंट। अब देखो ओल्गा टेलिस का जजमेंट है क्या? देखो 1985 में ना ओल्गा टेलिस और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना ट्राइड टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ स्लम ड्वेलर। उसमें ना स्लम ड्वेलर को लाइवलीहुड को लेके ना केस हुआ था। ठीक है, दिस जजमेंट स्टेबलाइज द राइट ऑफ लाइवलीहुड एज पर राइट ऑफ लाइफ विच इज फंडामेंटल राइट। और इस जजमेंट में ये कहा गया है कि राइट टू लाइवलीहुड जो है वो ना राइट टू लाइफ है फंडामेंटल राइट के तौर पे। ठीक है, तो इस पे ना यही है ओल्गा टेलिस का जजमेंट। ठीक है, और देखो उसके बाद क्या है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब क्या होता है? अगर अनदर इशू दैट अफेक्ट द कॉमन पर्सन एक्सेस टू जस्टिस इज द मॉडरेटली लॉन्ग नंबर ऑफ इयर्स दैट कोर्ट्स हैज टेकन टू हेयर ऑफ केस। तो अब देखो एक जो कोर्ट जो हेयर करने के लिए केस को, किसी भी केस को सुनने के लिए जो बहुत ज्यादा टाइम लेता है वो भी एक तरीके से ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जुडिशियरी का। तो इसका मतलब क्या कहा जाता है कि अगर जस्टिस डिलेड होता है ना तो जस्टिस डिनाइड होता है। ठीक है, जैसे देखो सुप्रीम कोर्ट का देखो यहाँ पे बताया गया इंडिया में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 34 है सैंक्शन और वर्किंग 34 वैकेंसीज उसमें 0 है। ठीक है, पर 1108 का है
एक्सटेंशन, पर यहाँ पे 775 वर्किंग है और वैकेंसी है 333 का हाई कोर्ट में। देखो हाई कोर्ट में वैकेंसीज है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या है 25,042 रहना चाहिए कोर्ट में जज को, पर है 19,192 और कितना कमी है इनमें 5,850। तो इतना अगर जज ही कम रहेंगे, वैकेंट रहेंगे, तो फिर केस तो पेंडिंग होगा ही। ठीक है, तो इसी हिसाब से द स्ट्रेंथ ऑफ जज इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ लिटिगेशन केसेस इज एबनॉर्मली लो। तो जो ये लो है, जो बहुत ज्यादा कम है, जो जज का संख्या, इसी की वजह से ना बहुत ज्यादा डिले होता है जस्टिस में। इसी को बोला जाता है जस्टिस डिले और जस्टिस डिनाइड। तो इस कंक्लूजन में हम सब क्या बोल सकते हैं, तो इसके कंक्लूजन में कि ना हमारा जो इंडियन जुडिशरी हैज प्लेड क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक इंडिया। तो इंडिया का जो डेमोक्रेटिक इंडिया है उसमें ना इंडियन जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट ना सर्विंग एज अ चेक ऑन द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर व्हाइल प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन। और ये क्या करता है, सर्व करता है कि ना चेक पावर रखता है, चाहे वो लेजिस्लेचर पे हो या एग्जीक्यूटिव पे हो, और प्रोटेक्ट भी करता है फंडामेंटल राइट जो हमारे डेमोक्रेसी को लेके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज क्वाइट करेक्टली envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर थे ना, वो एक विजन सोचे थे कि ना अगर इंडिया को डेमोक्रेसी रहना है तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का रहना इम्पोर्टेंट है, जो हमारा इंडियन जुडिशियरी है। ठीक है, तो इसमें इतना ही बताया गया है। तो ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो आपको, और देखिए ठीक है, और इसके बाद ना आपको ग्लॉसरी को एक बार पढ़ लेना है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।